हेलो एवरीवन। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हमने जो पीछे पढ़ा है उससे रिगार्डिंग हम अपना थोड़ा रिवीजन करेंगे। हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है चैप्टर अपन ने शुरू किया हुआ है। इसमें अपन ने पहला टॉपिक न्यूक्लिक एसिड से शुरू किया था। हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का था, एक आरएनए और डीएनए। मेजोरिटी में हमने देखा था क्या मिलता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल मिलता है, लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर क्या है, आरएनए भी मिल जाता है जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने अपनी बात डीएनए पर शुरू की थी। हमने देखा था डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, और जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है, एक नाइट्रोजीनियस बेस, एक शुगर, और एक क्या देखा था हमने, फॉस्फेट ग्रुप देखा था। फिर हमने अपना न्यूक्लियोटाइड बना लिया था जिसके एक एंड से हमने नाइट्रोजीनियस बेस जोड़ा था, जबकि दूसरे एंड से हमने क्या जोड़ा था, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा था। हमने देखा था नाइट्रोजीनियस बेस जो है शुगर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है, जबकि फॉस्फेट जो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है। उसके बाद हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड बन गए थे, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐसे हमने जोड़ा था। सपोज ये एक सर्कल जो है न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़े थे, और जोड़ने के बाद अपने पास क्या तैयार हो गया था, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार हो गया था। इतनी बात भी हमने कर ली थी कि डीएनए के एक स्टैंड पे अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो बिल्कुल दूसरे स्टैंड पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ये बात भी कर ली थी। जो इनके बीच में बॉन्ड होंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे, वो बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। दो नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 बॉन्ड बनते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 बॉन्ड बनते हैं। ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट चीज क्या देखी थी कि डेरिवेशंस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर को अब डिराइव करने की बारी थी। तो उस चीज के लिए आपको ध्यान होगा, सबसे पहले एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी दी गई थी। क्या दी गई थी, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी दी गई थी, जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, लेकिन एक चीज़ बता दी गई, क्या कि जो पीरियोडिसिटी होती है डीएनए की वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने देखी थी, चारगफ ने रूल दिया। क्या दिया था, चारगफ ने अपने रूल दिए थे। वो रूल कहाँ पर अप्लीकेबल था, वो रूल अप्लीकेबल था सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर अप्लीकेबल था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अप्लीकेबल था। नेक्स्ट हमने देखा था कि चारगफ ने कहा कि जो एडेनिन प्लस गुआनिन का जो रेशियो है वो थाइमिन प्लस साइटोसिन के बराबर होगा। साथ में चारगफ ने एक और बात कही कि एडेनिन प्लस गुआनिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हमने देख ली थी। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, जैसे मान लीजिए आपको बता दी एडेनिन डीएनए में 25% है, 25% है, तो बताओ गुआनिन कितना होगा, ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या करोगे, टोटल परसेंट कितनी होती है, 100 होती है। एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है, थाइमिन के साथ बाइंड करता है। एडेनिन 25% है तो थाइमिन भी कितना होगा, 25% होगा। 50% तो किसने बना दिया, एडेनिन और थाइमिन ने बना दिया। तो अब हमें किसका निकालना है, गुआनिन का। तो गुआनिन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो 50% इन दोनों ने बांटा है, तो इनमें भी कितना बटेगा, 50-50%, 25% बटेगा, तो गुआनिन भी कितना आएगा, 25% आएगा, है ना। ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल देखा था। क्या देखा था फिर हमने, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए देखा था। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में हमने क्या देखा था कि वॉटसन ने कहा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से शुरुआत हुई है और एक टर्न यहाँ पे खत्म हो रहा है, यही बात हुई थी। ये क्या है, ये एक टर्न है। एक टर्म में कितने बेसिस होंगे, एक टर्म में 20 बेसिस होते हैं, और बेस पेयर की बात की जाए तो एक टर्म में 10 बेस पेयर होते हैं। ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और इतने एरिया में कितने, 10 बेस पेयर आए थे, यही बात की थी। कितने बेस पेयर आए थे, 10 बेस पेयर आए थे। मान लीजिए ये एक नाइट्रोजीनियस बेस है ना, और ये दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगले दोनों नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच के डिस्टेंस के मतलब जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। ये चीज़ हमने कर ली थी। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो वॉटसन एंड क्रिक था ना, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए अपने मॉडल के रिगार्डिंग, जिसमें पहला पॉइंट तो क्या था कि जो ये डीएनए है ना, ये
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना हुआ है। किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। और कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी। ये बात उन्होंने कही थी। एक उन्होंने कही थी अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है ना तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम उसी से पता कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये 2 बनाएगा और ये 3 बनाएगा। उसके बाद जो पोलैरिटी होगी स्ट्रैंड्स की वो क्या होगी? अपोजिट होगी। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे स्ट्रैंड एक दूसरे के, एक 5' टू 3' है तो दूसरा क्या होगा? 3' टू 5' होगा। ये कुछ बातें हैं जो वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल के अंदर डाली थी, है ना। और एक चीज और उन्होंने डाली थी, क्या? कि जो ये एक टर्न है ना, ये पूरा का पूरा जो टर्न है, इस टर्न की लेंथ कितनी होगी? टोटल 3.4 नैनोमीटर होगी। कितनी होती है ये? 3.4 नैनोमीटर होती है एक टर्न की लेंथ, है ना। ये सब हमने पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था हमने? और इस चैप्टर में हम पढ़ चुके सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी। क्या पढ़ चुके? सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी ये क्या किसने दिया था? फ्रांसिस एंड क्रिक ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि डीएनए से डीएनए बनेगा और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोला था? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इसको क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये बात अपन ने कर ली थी, है ना। लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा उसे क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और प्रोसेस को क्या बोल दिया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल दिया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इतना सब हमने कर लिया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक था पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या था नेक्स्ट टॉपिक? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। उसमें अपन ने क्या देखा था कि अपना जो डीएनए होता है ना उसकी लेंथ लगभग 2.2 मीटर के बराबर होती है, जबकि हमारा न्यूक्लियस है उसका साइज कितना है? 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत छोटा साइज। तो कैसे करें पैकिंग? पैकिंग के लिए अपन ने क्या देखा था? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग से पढ़ी थी पैकिंग अपन ने। प्रोकैरियोट में क्या देखा था कि प्रोटीन होते हैं जिनका नाम क्या होता है? पोलियमीन्स। क्या नाम था उन प्रोटीन्स का? पोलियमीन्स। या फिर और क्या बोला था? नॉन स्टोन प्रोटीन इनको बोला था। क्या बोला था? नॉन स्टोन प्रोटीन बोला था। जिन पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव था। डीएनए पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। डीएनए इसके अराउंड लिपट जाएगा, ऐसी बात कही थी। और इस रीजन को क्या बोल देंगे? जीनोफोर। इस रीजन को क्या बोल देंगे? जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड। ये बात भी कर ली थी। यूकैरियोट में पैकेजिंग के लिए कौन से प्रोटीन थे? हिस्टोन प्रोटीन थे। नेचर कैसा था प्रोटीन का? बेसिक। चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। डीएनए पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। डीएनए कोइल हो जाएगा और छोटी सी जगह में बिल्कुल डीएनए पैक हुआ में नजर आएगा। अच्छा, एक चीज और थी इसमें, ये कितने टाइप के थे? 5 टाइप के थे। H1, H2A, H2B, H3 और H4। कितने टाइप के थे? 5 टाइप के थे हिस्टोन प्रोटीन। H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, ये थे अपने। अच्छा, जिसमें से इन चारों की 2-2 कॉपी मिलके क्या बना रही थी? ऑक्टामर बना रही थी। ये चीजें हमने देख ली थी, है ना। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक अपना थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद अपना चला था सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बहस चली हुई थी कि भाई क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है? इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट दिए थे। एक का नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे ग्रिफ्थ ने दिया था। माइस का यूज़ किया था। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन ली थी। ये सब चीज़ हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ी है। उसके बाद क्या था? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया गया। क्या बताया गया? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन बताया गया। उसमें इन 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लोइड और मैकार्टी। इन्होंने एक तरीके से प्रूव कर दिया था। डीएनएजेज, आरएनएजेज और प्रोटीएजेज का हेल्प लेके इन्होंने बिल्कुल बता दिया था कि भाई हाँ ये है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन लोग माने नहीं, क्योंकि उस टाइम पे डीएनएजेज, आरएनएजेज और प्रोटीएजेज का नहीं पता था लोगों को, तो नहीं माने। तो एक लास्ट एक्सपेरिमेंट दिया गया जिसमें क्या था? बैक्टीरियोफाज का सहारा लिया गया था। किसका सहारा लिया गया था? बैक्टीरियोफाज वायरस का सहारा लेके बिल्कुल एकदम 100% श्योरिटी दे दी कि भाई जो ये डीएनए है वही है जेनेटिक मटेरियल। अब पता चल गया आज हमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या टॉपिक रहने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
क्या है जेनेटिक मटेरियल, क्या पता चला, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, इस बात का पता चल चुका है। अब कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, है ना, इसमें क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या विशेषताएं होंगी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली है ना, ये देखना है आज हमें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एक जेनेटिक मटेरियल की होती है या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, ये केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, पहली बात, जो कि है डीएनए एक्चुअल में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जेनेटिक मटेरियल की, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, जो भी जेनेटिक मटेरियल हो। दूसरा कि जो जेनेटिक मटेरियल हो ना वो रेप्लिकेशन कर पाए, जेनेटिक मटेरियल हो क्या कर पाए, रेप्लिकेशन कर पाए। रेप्लिकेशन क्या होता है, मान लो मेरे पास ये डीएनए है, डीएनए ही है ना जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए जैसा है ना वैसी अपनी एक और कॉपी बना पाए। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो भैया रेप्लिकेशन कर पाए तभी हम इसको जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, और ये करता भी हम आगे देखेंगे। तो दो प्रॉपर्टी हमने देख ली, क्या डीएनए की या जेनेटिक मटेरियल की, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, रेप्लिकेशन कर पाइए, और एक क्या कि जो ये जेनेटिक मटेरियल है ना अपना डीएनए जो है ये म्यूटेशंस को अलाउ कर दे। किसको अलाउ कर दे, ये म्यूटेशंस को अलाउ कर दे। अब ये म्यूटेशंस क्या होती हैं, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस, है ना। तो अपन ने सुना है कि भाई पहले जो अपने एंसेस्टर्स थे ये चिंपैंजी वगैरह, है ना, मतलब एप्स वगैरह, मोंकीज वगैरह, इनको अपना क्या एंसेस्टर माना जाता है ना। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो चिंपैंजी वगैरह, एप्स वगैरह थे, कहते हैं उनसे हम आए हैं। तो जब इनमें चेंजेस हुए ना, जब अपने एंसेस्टर्स में, मंकीज वगैरह में इनमें चेंजेस हुए ना, तब जाके ह्यूमन बना, तब जाके क्या बना, ह्यूमन बना। तो बताओ अगर ये चेंजेस नहीं होते तो क्या हम बन पाते, तो मतलब चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो म्यूटेशंस को, मतलब जो चेंजेस को अलाउ करे, है ना, रोके ना चेंजेस को, वो भी डीएनए अलाउ करता है। तो ये भी खास बात है डीएनए की, है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज क्या क्या है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, वो रेप्लिकेशन कर पाए, और एक चीज जेनेटिक मटेरियल अलाउ करे म्यूटेशंस को, होने दे म्यूटेशंस को, रोके ना म्यूटेशंस को, है ना। ये तीसरा हमने देख लिया। एक लास्ट और है क्या कि जेनेटिक मटेरियल must be able to express itself in form of Mendelian characters। अभी के लिए ये पॉइंट याद रखो कि जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो खुद को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अगले अपना जो जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे +2 का ही, उसमें आएगा, तो वहाँ देखेंगे इस पॉइंट को। अच्छा, एक इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखिए हम कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो हाईली स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल से मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा है ना, वो थोड़े दिन बाद क्या होगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए, आज इसका डीएनए कुछ अलग था और जब ये बड़ा हो तो और ही अलग हो जाए, और फिर जब ये ओल्ड एज में पहुंचे तो कुछ और ही अलग हो जाए। मतलब डीएनए जो है ऐसा नहीं है एज के साथ बदलने लगे, एक इंसान का डीएनए और उसी में एज के साथ बदल रहा है, तो वो मतलब वो स्टेबल नहीं है अगर वो ऐसा कर रहा है तो। लेकिन डीएनए ऐसा नहीं करता, डीएनए एज के साथ हमें ऐसे नहीं है बहुत भयंकर चेंज हो जाएगा। तो मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डीएनए स्टेबल है। क्या है, डीएनए स्टेबल है। ये इंसान की एज के साथ, उसकी लाइफ साइकिल के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता है, तो हम कहते हैं डीएनए क्या है, डीएनए स्टेबल है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे जेनेटिक मटेरियल के, मतलब डीएनए के। अब ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अच्छा, अब पूछा जाता है कि भाई एक अपन ने शुरू में ही देखा था जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, और जेनेटिक मटेरियल कई कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए भी है।
फिर भी अगर प्रेफरेंस देने की बात आए, अगर किसकी बात आए, प्रेफरेंस देने की बात आए कि भाई एक चूज़ करना है, एक प्रेफर करना है दोनों के ऊपर तुम्हें, तो किसको करोगे, तो तुम डीएनए को करोगे। किसको करोगे तुम, प्रेफरेंस किसको दोगे, डीएनए को दोगे। अब बात आई क्यों दे, क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल है। डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है क्या, कि डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है। तो हमें कुछ 3 रीजंस पढ़ने हैं। पहला रीज़न सुनो, तुम्हें अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था क्या, कि जो डीएनए होगा ना, यहाँ नाइट्रोजनियस बेस और इधर से कौन जुड़ेगा, कार्बन, और कार्बन से फॉस्फेट। तो डीएनए में जो शुगर होगी उसके सेकंड पोजीशन पे OH नहीं मिलता अपन को, किस में मिलता है, आरएनए में मिलता है। और अगर डीएनए में बात करते हैं तो हम, ये ऑक्सीजन नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ क्या मिलता अपने को, हाइड्रोजन मिलता है, ये ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो क्योंकि आरएनए में सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और OH ग्रुप जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। OH ग्रुप क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिविटी की वजह से, इस OH के हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जो डीएनए है वो इजीली डिग्रेड हो जाता है। आरएनए जो है क्या है, इजीली डिग्रेड हो जाता है। आरएनए क्यों हो जाता है इजीली डिग्रेड, क्योंकि उसके पास OH ग्रुप है। ये डीएनए के पास नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा हमें, है ना। तो OH ग्रुप होने की वजह से आरएनए इजीली डिग्रेड हो जाता है, इसलिए डीएनए ऐसा होता नहीं है। तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल, पहला रीज़न डीएनए के ज़्यादा स्टेबल होने का। दूसरा रीज़न, तुम्हें ध्यान हो हमने पढ़ा था AGCT, ये 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस थे। इनमें से ये चारों के चारों किस में प्रेजेंट थे, डीएनए में प्रेजेंट थे। लेकिन आरएनए में मैंने क्या कहा था, थायमिन नहीं मिलता। कौन ले लेता है, थायमिन की जगह यूरासिल ले लेता है। तो जो थायमिन है ना, थायमिन वो डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। डीएनए को क्या देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है डीएनए को, क्योंकि डीएनए में थायमिन है और थायमिन खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो थायमिन स्टेबल, तो वो किसको भी स्टेबल बनाएगा, डीएनए को। वो स्टेबिलिटी आरएनए की बारी आएगी तो वो इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल है। आरएनए में थायमिन की जगह क्या है, यूरासिल है। तो कहाँ से आएगी स्टेबिलिटी जब थायमिन ही नहीं है, तो है ना। एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है, थायमिन और यूरासिल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर स्ट्रक्चर बनाए, हल्का सा स्ट्रक्चर बना रहे, पूरा डिटेल में नहीं बना रहे। मान लो अपना यहाँ फर्स्ट कार्बन है, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ और यहाँ सिक्स्थ। बिल्कुल उसी तरह यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ और यहाँ सिक्स्थ कार्बन। तो मान लो ये थायमिन है, मान लो क्या है ये थायमिन, और मान लो ये यूरासिल है। तो क्या फ़र्क आएगा पता है, थायमिन में 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मिलेगा। थायमिन में 5th पोजीशन पे क्या मिलता है, मिथाइल ग्रुप मिलता है। ये मिथाइल ग्रुप जो यूरासिल है इसमें 5th पोजीशन पे मिलता नहीं है। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। अगर हम देखना चाहें, अगर पूरा ही देख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और इसकी 4th पोजीशन पे भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन और 4th पोजीशन पे भी ऑक्सीजन। और जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन होती है ना, इन पे NH ग्रुप होता है। इन पे क्या प्रेजेंट होता है, NH ग्रुप होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक जगह फ़र्क नज़र आएगा। वो फ़र्क कहाँ होगा, 5वीं पोजीशन पे। कहाँ फ़र्क होगा, ये 5वीं पोजीशन पे। यूरासिल में 5th पोजीशन पे मिथाइल नहीं होता, थायमिन में होता है। और ये थायमिन, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये थायमिन को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। क्या बनाता है, ज़्यादा स्टेबल बनाता है। और थायमिन किस में प्रेजेंट है, डीएनए में, तो डीएनए स्टेबल हो जाएगा। अब यूरासिल में तो मिथाइल था नहीं, मिथाइल नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं तो यूरासिल स्टेबल नहीं, और यूरासिल आरएनए में होता है तो आरएनए में स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी। तो दूसरा रीज़न क्या हो गया अपना, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें थायमिन प्रेजेंट होता है। ये दूसरा रीज़न। तीसरा, एक बात हमें पता चल गई कि आरएनए क्या है, अनस्टेबल। क्यों आरएनए अनस्टेबल पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि इसमें यूरासिल होता है, वो खुद स्टेबल नहीं होता। दूसरा, आरएनए में OH ग्रुप होता है तो आरएनए इजीली डिग्रेड हो जाता है। तो दोनों रीज़न बता रहे हैं कि आरएनए लेस स्टेबल है। आरएनए क्या है, लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है। और क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है तो आरएनए में म्यूटेशन फास्ट रेट पे होती है।
आरएनए में म्यूटेशन कैसे होती हैं, फास्टर रेट पे होती हैं, बहुत जल्दी म्यूटेशन हो जाती हैं। और ये बात मानी जाती है कि म्यूटेशन होनी तो चाहिए, चेंजेस आने तो चाहिए, लेकिन चेंजेस धीरे धीरे आने चाहिए। चेंजेस कैसे आने चाहिए, धीरे धीरे आने चाहिए। लेकिन आरएनए में चेंजेस कैसे हैं, म्यूटेशन कैसी है, फास्ट है। तो ये 3 रीज़न क्या कि आरएनए जो है वो डीएनए से लेस स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम रेप्लिकेशन शुरू कर देंगे।